नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु देव और केतु देव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है। राहु देव और केतु देव का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा, उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। हम शनिदेव के गोचर की भी बात करेंगे, हम गुरुदेव के गोचर की भी बात करेंगे और इन चारों ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट भी देखेंगे। इन चारों ग्रहों का कंबाइंड इफेक्ट देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चारों ग्रह एक राशि में इनकी जो अवधि है वो ज्यादा रहती है, और दूसरा इनके जो परिणाम है, इनके जो प्रभाव है इन चारों ग्रहों के, राहुदेव, केतुदेव, गुरुदेव और शनिदेव के, ये दूरगामी परिणाम है। तो हम चारों का कंबाइंड इफेक्ट भी देखेंगे। कर्क राशि की बात करें तो एक बहुत ही शुभ परिवर्तन ऑलरेडी कर्क राशि वालों के लिए हो चुका है, और वो है शनिदेव का राशि परिवर्तन। शनिदेव का 29 मार्च 2025 को शनिदेव अष्टम भाव से कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव में गोचर उनका शुरू हो गया है, जो कि धर्म का स्थान है। तो शनिदेव की जो कर्क राशि वालों के लिए अड़ैया चल रही थी, शनिदेव अष्टम भाव से गोचर कर रहे थे पिछले 2.5 साल से, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी हर लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे, करियर के लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज। तो वो प्रॉब्लम में, अब वो प्रॉब्लम में सब में एक पॉजिटिव टर्न आ रहा है, पॉजिटिव टर्न आ गया है, और अब शनिदेव नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, धर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है। ध्यान किस चीज का रखना है, शनिदेव नवम भाव में है तो हमारा जो आचरण है वो धर्म के विरुद्ध ना हो, क्योंकि जो नवम स्थान है वो एक धर्म का स्थान है, हमारे रिचुअल्स का स्थान है, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज का स्थान है, मॉरल वैल्यूज का स्थान है, कल्चरल वैल्यूज का स्थान है, संस्कारों का स्थान है, गुरुजनों का स्थान है। तो धर्म के विरुद्ध हमारा आचरण ना हो और हम ठीक से कर्म करते रहें। शनि हार्डवर्क के कारक हैं, कमिटमेंट के कारक हैं, पेशेंस के कारक हैं, और हमारा जो पूरा कर्म हो वो सही डायरेक्शन में हो, तो हमारा भाग्य उदय होना तय है, क्योंकि नवम भाव से हम भाग्य भी देखते हैं। तो ये तो रही शनिदेव की बात, जो कि शुभ है। अब बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव आपके लिए वर्तमान में द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव में गुरुदेव का गोचर होना भी शुभ है। किन दृष्टियों से शुभ है, क्योंकि गुरुदेव अगर द्वादश भाव में रहेंगे तो उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी, षष्टम भाव पे रहेगी और अष्टम भाव पे रहेगी। यहाँ पे मुख्यतः एक चीज नोट करने लायक ये भी है कि राहुदेव अष्टम भाव में रहेंगे 18 मई के बाद से, और राहुदेव पे गुरुदेव की दृष्टि रहेगी, तो राहुदेव भी आपको अष्टम भाव के शुभ परिणाम देंगे। गुरुदेव की अगर पंचम दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ स्थान पर रहेगी, तो घर में सुख शांति रहेगी, घर में प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे, रियल एस्टेट लेने के योग बनेंगे, और गाड़ी लेने के योग बनेंगे, और घर में लोग एक दूसरे को, मतलब फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और घर में एक सुख शांति का एटमॉस्फेयर रहेगा। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो 6th हाउस पे आएगी, षष्टम भाव पे आएगी। तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हेल्थ में कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी एक उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। गुरुदेव की नवम दृष्टि, जैसे मैं बता रहा हूं कि अष्टम भाव पे आएगी, तो अष्टम भाव को हम एक स्ट्रगल का भाव मानते हैं, यहाँ पे चैलेंजेस का भाव मानते हैं अष्टम भाव को। तो गुरुदेव की दृष्टि अगर अष्टम भाव में है तो ये शुभ है, क्योंकि जो अष्टम भाव के अनिष्ट परिणाम है वो कम होंगे और उनमें भी हमको राहत मिलेगी। तो ये गुरुदेव की तीनों दृष्टियां आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। यहाँ पे गुरुदेव की गोचर का ध्यान कहाँ रखना है, गुरुदेव द्वादश भाव में है, फाइनेंशियल डिसीजंस का ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गलत हो सकता है कि आपकी जो स्पेंडिंग हो, आपके जो खर्चे हो वो बढ़े, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी गुरुदेव का भी गोचर आपको शुभ परिणाम देने जा रहा है। शनिदेव की हमने ऑलरेडी बात की है। अब हम बात करते हैं राहुदेव और केतुदेव की। वर्तमान में कर्क राशि वालों के लिए जो राहुदेव का गोचर है वो नवम भाव से हो रहा है, और 18 मई 2025 से जो राहुदेव का जो गोचर है आपके अष्टम भाव से शुरू होगा। राहुदेव और केतुदेव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, तो राहुदेव नवम भाव से अष्टम भाव में आएंगे, और केतुदेव वर्तमान में तृतीय भाव में है तो वो द्वितीय भाव में आएंगे। तो अब राहुदेव और केतुदेव का जो एक्सेस आ रहा है वो ये है कि द्वितीय भाव में केतुदेव रहेंगे और अष्टम भाव में राहुदेव रहेंगे। राहुदेव और केतुदेव एक ऐसे प्लैनेट से जिनका की जो बिहेवियर है वो जब अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर रहता है,
किस तरीके से अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर रहता है, क्योंकि ये बहुत इंटेंस एनर्जी है, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। इसलिए हमको जो हमारा आचरण है, जो हमारा बिहेवियर है, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है राहु देव और केतु देव के बारे में खास करके, क्योंकि इंटेंस एनर्जी है। पर्टिकुलरली राहु देव की बात करें तो ये कोई बाउंड्रीज नहीं जानते हैं, वो अपनी सिर्फ इच्छा पूर्ति करना जानते हैं। केतु देव एक अलगाववादी प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट है, हार्श प्लैनेट है। तो हम जिस तरीके से बिहेव करेंगे उस तरीके से रिजल्ट्स मिलते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं राहु देव का अष्टम भाव में आएंगे। तो अगर राहु देव आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हैं, डिग्निटी में प्लेस्ड हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो ये अष्टम भाव के राहु आपको भी अच्छे रिजल्ट देंगे। किस तरीके से अच्छे रिजल्ट देंगे? फाइनेंशियल गेन्स की दृष्टि से। सडन फाइनेंशियल गेन्स को इंडिकेट करता है राहु इन 8th हाउस। किस तरीके से फाइनेंशियल क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है फाइनेंशियल गेन्स की? इनहेरिटेंस से प्रॉफिट हो सकता है, इन लॉस से प्रॉफिट हो सकता है, लॉटरी, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, इन सब से आपको फाइनेंशियल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। ध्यान कहां रखना है? राहु देव है तो बहुत ज्यादा रिस्की डिसीजंस नहीं लेना है। ये चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ऐसा एटीट्यूड ना हो जाए कि हम लोभ की स्थिति में आ जाए, या देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू डिजायर एंड द ग्रीड। ये ध्यान रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि राहुदेव 8th हाउस में, राहुदेव को 8th हाउस में सडन फाइनेंशियल गेन्स चाहिए। चाहे फिर वो हो सकता है कि शेयर मार्केट में कुछ ऐसे डिसीजंस लें, हो सकता है कि वो गैम्बलिंग में जाए, ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे कि जल्दी पैसा बने, ये हो सकता है। ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि सीक्रेट नेचर की हो, अनएथिकल एक्टिविटी हो, इलीगल एक्टिविटी हो, रिलेशनशिप्स को लेके भी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि राहुदेव बाउंड्री तोड़ने पे बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कि आप मैरिज बाउंड्री तोड़ो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सो यहां पे राहुदेव ऑलवेज बिलीव्स इन ब्रेकिंग द बाउंड्रीज, टेकिंग रिस्की डिसीजन, करेजियस डिसीजन। उसके कारण अष्टम भाव में अगर राहुदेव है और गलत डायरेक्शन में हमने राहुदेव की एनर्जी को यूज किया, अगेंस्ट द लॉ किया, अगेंस्ट द वैल्यू सिस्टम किया, तो यहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं प्रोवाइडेड कि राहुदेव अच्छे से प्लेस्ड हो, अदरवाइज फाइनेंशियल दृष्टि से भी ध्यान रखना है। कोई रिस्की डिसीजन नहीं लेना है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है कि हमने वो आउट ऑफ द ग्रीड ले लिया हो, कि जल्दी पैसे कमाने के कारण के लिए हमने कोई डिसीजन ले लिया हो। मैं रिपीटेडली इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। और गुरुदेव भी 12th हाउस में लॉस के स्थान पे, द्वादश भाव से हम लॉसेस देखते हैं। तो गुरुदेव की भी प्लेसमेंट के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, उनकी जो दृष्टियां आ रही है वो शुभ परिणाम देंगी, पर राहु जहां 12th हाउस में बैठे हैं तो वहां थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। प्लस राहुदेव 8th हाउस में, तो फाइनेंशियल लॉसेस होने के यहाँ पे चांसेस बनते हैं। तो कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी डिसीजन लो सोच समझ के लो। अगर अपने को समझ में नहीं आता है, अपनी बुद्धि से समझ में नहीं आता है, तो बड़े बुजुर्गों से पूछो, हेस्टी डिसीजंस मत लो। दैट इज माय मैसेज, दैट इज माय एडवाइस। सो राहुदेव इन 8th हाउस विल गिव यू गुड रिजल्ट। दूसरा, अगर राहुदेव 8th हाउस में है तो ऑकल्ट साइंस की तरफ, ऑकल्ट साइंस सीखने की तरफ इच्छा हो सकती है, हो सकता है एस्ट्रोलॉजी सीखने की तरफ इच्छा हो जाए, हो सकता है वास्तुशास्त्र सीखने की तरफ इच्छा हो जाए, हो सकता है कि आपको मिस्टिकल कोई साइंस सीखने की इच्छा हो जाए, हो सकता है आपको पास्ट लाइफ में इंटरेस्ट हो जाए, हो सकता है आपको साइकोलॉजी सीखने की इच्छा हो जाए। तो जितने भी ये जो गुप्त विद्याएं हैं पास्ट लाइफ को लेके, या मिस्टिकल साइंस है जो कि छुपी हुई है, रहस्यवादी चीजें हैं, उस चीज को लेके आपको इंटरेस्ट हो जाए, दिस पीरियड राहु वेल प्लेस्ड इन 8th हाउस in your कुंडली gives is a very good time for research and investigation। जो लोग रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हो, इंटेलिजेंस सर्विसेज से जुड़े हो, सीक्रेट सर्विसेज से जुड़े हो, क्राइसिस मैनेजमेंट से जुड़े हो, हीलिंग से जुड़े हो, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से जुड़े हो, फाइनेंशियल क्राइसिस मैनेजमेंट से जुड़े हो, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। राहु इन 8th हाउस। सो राहु इन 8th हाउस, रिजल्ट्स अच्छे हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हमारी जो राहुदेव की एनर्जी बन रही है वो गलत डायरेक्शन में यूज ना हो। भले वो राहु हमारी कुंडली में किसी तरीके से भी प्लेस्ड हो, कुंडली में किसी तरीके से प्लेस्ड हो, अच्छे प्लेस्ड हो, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में प्लेस्ड हो, ध्यान राहु देव इन 8th हाउस ये रखना है कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज किसी भी तरह की नहीं करना है, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो और कोई क्षेत्र हो, भले वो करियर हो। तो नो शॉर्टकट्स, नो ईगो, नो शॉर्टकट्स, नो ईगो एंड नो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो हमारा
वैल्यू सिस्टम है उसको अवॉइड करके चलना है, क्योंकि ये ध्यान रखिए गुरुदेव द्वादश भाव में धर्म के स्थान पे, वो भी एक तरीके से धर्म का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण का एक स्थान है द्वादश भाव गुरुदेव में। शनिदेव नवम भाव में, वो भी धर्म के स्थान पर है। तो कर्क राशि की अगर पूरी बात की जाए तो 3 प्लैनेट्स कहीं ना कहीं से धर्म स्थान को रिलेट कर रहे हैं, बल्कि चारों प्लैनेट धर्म स्थान को रिलेट कर रहे हैं। अष्टम भाव भी मोक्ष त्रिकोण का एक स्थान है, तो राहुदेव अष्टम भाव में मोक्ष त्रिकोण के एक स्थान में, गुरुदेव द्वादश भाव में वो भी मोक्ष त्रिकोण का एक स्थान है, शनिदेव नवम भाव में वो भी धर्म का स्थान है, और केतुदेव द्वितीय भाव में। तो वहां से भी हम संस्कार वैल्यू सिस्टम्स देखते हैं, अपने कुटुंब के जो संस्कार है, हमारे पितरों ने हमको जो संस्कार दिए हुए हैं वो हम सब देखते हैं। तो चारों ग्रहों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये धर्म से जुड़े हुए हैं, रिलीजन से जुड़े हुए हैं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज कर्क राशि वालों को नहीं करनी है जो कि एनर्जी गलत डायरेक्शन में ले जाए। वैसे भी कर्क राशि वाले जनरली इन एक्टिविटीज में नहीं रहते हैं, बड़े इमोशनल लोग होते हैं, बड़े न्यायप्रिय लोग होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं, जनरली इन डायरेक्शन में नहीं होते हैं। बट जस्ट इन केस की कुंडली में मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, और किसी हेस्टली डिसीजन, मतलब किसी स्पॉट ऑफ द मोमेंट में कोई गलत डिसीजन ले लिया है, तो मैं बात कर रहा हूं। अदरवाइज कोई चैलेंज नहीं है। कर्क राशि वाले लोग जनरली इस डायरेक्शन में काम नहीं करते हैं, जो भी करते हैं सोच समझ पे करते हैं, और उनका एक गॉड फियरिंग एटीट्यूड रहता है। तो वो एक अच्छी बात है, गॉड फियरिंग एटीट्यूड होना अच्छी बात है, वो अपने को कंट्रोल में रखता है कोई गलत डायरेक्शन में जाने से पहले। तो दिस इज राहुदेव। केतुदेव अब रहेंगे द्वितीय भाव में, राहुदेव अष्टम भाव में, तो केतुदेव द्वितीय भाव में रहेंगे। केतुदेव द्वितीय भाव में अच्छे रिजल्ट देंगे। देखिए केतुदेव द्वितीय भाव में ध्यान सिर्फ एक ही बता रहा हूं, एक ही चीज बता रहा हूं, उस चीज का ध्यान रखना, अपनी वाणी का ध्यान रखना, क्योंकि केतुदेव द्वितीय भाव में आपकी पॉजिटिव इफेक्ट बोलूं तो आपकी बातों वाचा सिद्धि देते हैं। वाचा सिद्धि का मतलब है कि आप जो बोलोगे वो चीज घटित होती है दूसरों के लिए। आप जो बोलोगे वो दूसरों के लिए घटित होगी, अच्छी या बुरी दोनों। तो जो भी अगर बोलो तो अच्छा बोलो। और एक एडवाइस और है, केतुदेव अगर सेकंड हाउस में है ना, तो जितना कम हो सके उतना बोलो, मौन रहो। नहीं समझ में आ रहा है मत बोलो, बट गलत मत बोलो, और अगर बोलो तो सॉफ्टली बोलो, क्योंकि केतु गिव्स यू अ टेंडेंसी कि आप ऐसी वाणी बोलो कि जो कि सामने वाले को काट दे, और जिसके कारण रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। बड़ी रॉ वाणी होती है, बड़ी रूखी वाणी होती है, बड़ी कटाक्ष वाणी होती है, सामने वाले को तोड़ देती है। और जीवन में वाणी का बहुत महत्व है, हमारे शब्दों का बहुत महत्व है, जिस तरीके से हम बोलते हैं, जो हमारा लहजा है। देखिए केतुदेव इन सेकंड हाउस, जो बात करने का लहजा है वो ही बड़ा अलग टाइप का है, वो ही बड़ा डोमिनेटिंग, या सामने वाले को वो बहुत ज्यादा दुख दे दे, वाणी से उसको दुख मिल जाए, हर्ट हो जाए सामने वाला, ऐसा एटीट्यूड होता है जब केतु इन सेकंड हाउस है। तो एडवाइस इज जितना कम हो सके उतना कम बोलो, ज्यादातर मौन रहो। इफ योर वर्ड्स आर नॉट एडिंग वैल्यू टू द साइलेंस, ज्यादा मत बोलिए। दैट शुड बी द फिलॉसफी केतु इन सेकंड हाउस। अदरवाइज आपने अपनी वाणी को कंट्रोल कर लिया, अगर वाणी बिगड़ भी गई तो फिर घर में क्लेश होंगे, प्रॉब्लम होंगी, रिश्तों में खराबी होंगी, और जो चतुर्थ भाव में गुरुदेव की दृष्टि है फिर वो भी हमको रिजल्ट्स ठीक से नहीं दे पाएगी। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। तो ये चीजें हैं कर्क राशि वालों के लिए चारों ग्रहों के बारे में। सो अगर इसको समराइज करें तो शनिदेव का पॉजिटिव गोचर शुरू हो चुका है, शुभ परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है 29 मार्च 2025 को। गुरुदेव द्वादश भाव में है, उनकी जो तीनों दृष्टियां हैं वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगी। जो मैंने प्रिकॉशन लेने को बताया है गुरुदेव द्वादश भाव में, तो वो आप प्रिकॉशन लीजिए। राहु देव की बात करें, अष्टम भाव में आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स भी है, बट ये राहु देव और केतु देव जैसे मैं बता रहा हूँ कि बड़ी इंटेंस एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहती है, और इस एनर्जी को चैनलाइज करना या इस एनर्जी को डायरेक्ट करना सही डायरेक्शन में वो जरूरी है। पूरी केतु देव का भी आपको मैंने सेकंड हाउस का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लिया। नेट बात करें तो सब ग्रह किसी ना किसी तरीके से संस्कार, वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, लॉफुल एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि 12th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस, सेकंड हाउस, कहीं ना कहीं ये हमारे संस्कार, हमारा वैल्यू सिस्टम, हमारे पितृ, गुरुजन, सीनियर्स, ये इन सब से जुड़े हुए हैं। तो इनके अगेंस्ट में कोई काम ना करिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज ना करिए, कोई अनएथिकल एक्टिविटीज ना करिए। इफ इन सब चीजों को हमने ठीक से सेट कर लिया, ठीक से इसको कॉन्शियसली विथ माइंडफुलनेस हमने हमारे बिहेवियर्स को इस तरीके से मेंटेन किया
चेंजेस लाए हमारे बिहेवियर में, तो ये पीरियड, दिस पीरियड इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, क्योंकि शनिदेव नवम भाव में हैं। तो भाग्य जो साथ देगा, अगर हमने हमारे बिहेवियर्स को, हमारे कर्मों को ठीक से मैनेज किया, तो ये पीरियड भाग्य भी आपका साथ देगा, भाग्य उदय भी होगा और आपको एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट कर्क राशि। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।